हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन मेट। मेरा नाम है विक्की और आज हम शुरू कर रहे हैं एक जबरदस्त सीरीज जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, शॉर्ट में बोले तो ओबी। इस सीरीज में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बिहेव करते हैं, उनको कैसे मोटिवेट किया जाता है और एक हेल्दी वर्क प्लेस बनाने के लिए मैनेजर्स का क्या रोल होता है। इस सीरीज को हमने टोटल 7 एपिसोड में पहले ही कवर किया है। उन 7 एपिसोड को कंबाइन करके हम एक पूरी वीडियो आपको कंप्लीट सीरीज की दे रहे हैं। इसमें कवर्ड है इंडिविजुअल बिहेवियर। हर एम्प्लॉय का अलग माइंडसेट होता है और उसका इफेक्ट भी अलग होता है। तो सबसे पहले हमें इंडिविजुअल बिहेवियर को समझना है, फिर हम समझेंगे ग्रुप बिहेवियर। टीम में लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं, जब एक ग्रुप बनता है तो ग्रुप कैसे काम करता है और वो कैसे बिहेव करता है। फिर हम समझेंगे मोटिवेशन थ्योरीज, एम्प्लॉयज को ड्राइव करने के तरीके, कैसे वो मोटिवेट रहते हैं। उसके बाद आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट, टेंशन को कंट्रोल करके प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए, ये भी समझेंगे हम इसमें। उसके साथ ही हम जानते हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, क्लैशेस को पॉजिटिवली आउटकम में कैसे बदला जा सकता है। उसके साथ ही आता है टीम बिल्डिंग, एक स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड टीम कैसे बनेगा और वो कैसे साथ में मिलके एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के बड़े लेवल पे कैसे काम करेंगे। उसके बाद अंत में आता है कम्युनिकेशन इन ओबी, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में कम्युनिकेशन कैसे काम करता है, वर्कप्लेस का हार्ट बीट बिना जिसके कुछ भी पॉसिबल नहीं। अगर कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा तो वर्कप्लेस में कुछ भी काम नहीं होगा और सब कुछ मिलेगा रियल लाइफ एग्जांपल के साथ, सिंपल लैंग्वेज में, स्पेशली फॉर बीबीए, बीकॉम और एमबीए स्टूडेंट। सो चलिए शुरू करते हैं आज का अमेजिंग जर्नी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडिविजुअल बिहेवियर होता क्या है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का सबसे पहला स्टेप है इंडिविजुअल बिहेवियर। मतलब एक एम्प्लॉय ऑफिस में कैसे सोचता है, कैसे फील करता है और कैसे बिहेव करता है। जब तक हमें एक इंसान की सोच और उसके एटीट्यूड को समझना नहीं आएगा तब तक उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले हमें ये बहुत ज़रूरी होता है समझना कि इंडिविजुअल बिहेवियर क्या होता है। दूसरा आता है पर्सनालिटी ट्रेट्स। हर इंसान अपना एक यूनिक पर्सनालिटी लेकर आता है। एक फेमस मॉडल है बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स। इनमें सबसे पहले आता है ओपननेस, नए आइडियाज एक्सेप्ट करना। दूसरा आता है कॉन्शियसनेस, डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज्ड होना। तीसरा आता है एक्स्ट्रावर्जन, सोशल आउटगोइंग नेचर। चौथा आता है एग्रीबलनेस, कोऑपरेटिव एंड फ्रेंडली। और लास्ट में आता है न्यूरोटिसिज्म, इमोशनल स्टेबिलिटी। एग्जाम्पल से समझे तो एक ऑफिस में एक एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, हमेशा मीटिंग में अपना आइडिया शेयर करता है। दूसरा इंट्रोवर्ट है, चुप रहता है लेकिन काम में डिटेल ओरिएंटेड है। दोनों पर्सनालिटी अलग है लेकिन दोनों ही वैल्यूएबल है। एक प्रेजेंट करना जानता है और दूसरा काम करना जानता है, तो दोनों की ही अपनी इंपॉर्टेंस है और दोनों अपने अपने जगह सही हैं। तीसरा आता है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब है एक तरह का सोचने का पैटर्न, पॉजिटिव या निगेटिव या फिर नॉर्मल। एटीट्यूड के 3 पार्ट्स होते हैं। कॉग्निटिव, सोच, मुझे लगता है मेरा बॉस स्ट्रिक्ट है। दूसरा होता है अफेक्टिव, फीलिंग्स, मुझे अपने बॉस से थोड़ा डर लगता है। तीसरा होता है बिहेवियरल, एक्शन, इसलिए मैं बॉस के सामने ज़्यादा बोलता नहीं। एग्जाम्पल के साथ अगर समझे तो अगर एक एम्प्लॉय का जॉब के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड है तो वो ओवर टाइम भी हैप्पीली करेगा। निगेटिव एटीट्यूड वाला एटीट्यूड होगा कि वो बस मिनिमम काम करेगा, रघुपति राघव राजा राम, जितना पैसा उतना काम। चौथा आता है परसेप्शन। परसेप्शन मतलब एक ही चीज़ को हर इंसान अलग तरीके से देखना, यानी रियलिटी वही है पर नज़रिया अलग होता है। सेलेक्टिव परसेप्शन, सिर्फ वही चीज़ नोटिस करना जो हमें सूट करे। हालो इफेक्ट, एक इक्विटी, एक क्वालिटी देखकर पूरा जजमेंट बना लेना। कि मतलब क्या होता है, हालो इफेक्ट में होता है कि किसी एक का कोई एक क्वालिटी देखकर उसके बारे में पूरा जजमेंटल एक अपना सोच बना लेना कि वो इस तरह का आदमी होगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। हर तरह से आदमी को समझना जरूरी होता है। एग्जाम्पल से समझे तो मैनेजर ने एक एम्प्लॉय को एक प्रोजेक्ट में गलती करते हुए देख लिया। अब उस मैनेजर का परसेप्शन बन गया है कि ये एम्प्लॉय केयरलेस है, चाहे वो बाकी काम अच्छे से करे, लेकिन मैनेजर के दिमाग में एक फिक्स इमेज बन गई है कि ये एम्प्लॉय गलत करता है।
मतलब उसने एक गलती देखी लेकिन वो हमेशा के लिए मान लिया कि वो एम्प्लॉय गलत है, जबकि ऐसा होता नहीं है। सिलेक्टिव परसेप्शन में सिर्फ वही जो चीज़ नोटिस किया जाता है जो उनको सूट करे। पांचवा आता है वैल्यूज और जॉब सेटिस्फैक्शन। वैल्यूज का मतलब हमारे अंदर का स्ट्रॉन्ग बिलीव्स, जैसे ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, टीम वर्क। जब सेटिस्फैक्शन का मतलब एक एम्प्लॉय को अपना काम करके कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, ये होता है। एक एम्प्लॉय जब भी आपका कोई काम करता है तो उसे अपने अंदर से कितनी संतुष्टि मिलती है, वही जॉब सेटिस्फैक्शन होती है। अगर वैल्यूज और जॉब मैच करें तो एम्प्लॉय लॉयल और मोटिवेटेड रहेगा। अगर मिसमैच हो तो टर्नओवर और डिससेटिस्फैक्शन दोनों आएगा। एग्जाम्पल से समझे कि अगर एक क्रिएटिव इंसान को बार बार रूटीन काम दिया जाए तो वो उसकी जॉब सेटिस्फैक्शन को कम कर देगा, क्योंकि उसे नए काम में मन लगता है, और उसे बार बार एक ही काम करवाएंगे तो उसका मन नहीं लगेगा। सो दोस्तों, इंडिविजुअल बिहेवियर का मतलब है हर एक एम्प्लॉय अपनी पर्सनालिटी, एटीट्यूड, परसेप्शन और वैल्यूज लेकर आता है। यही डिसाइड करता है कि वो ऑफिस में कैसे काम करेगा और कितना परफॉर्म करेगा। क्या होता है? ग्रुप का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा लोग जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक कॉमन पर्पस अचीव करने के लिए जुड़े रहते हैं, उनको ही ग्रुप कहा जाता है। इनमें दो टाइप के ग्रुप होते हैं। पहला होता है फॉर्मल ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, जैसे प्रोजेक्ट टीम, डिपार्टमेंट, ये जो है फॉर्मल ग्रुप जो ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया जाता है। दूसरा होता है इनफॉर्मल ग्रुप, नेचुरली बन जाती है ऐसे ग्रुप, जैसे लंच फ्रेंड्स, चाय पर डिस्कस ग्रुप। वो मतलब जनरली जो इनफॉर्मल ग्रुप है वो ऐसे ही बन जाता है, जैसे लंच साथ में कर रहे हैं तो एक ग्रुप बना लिया उन्होंने कि हम साथ में डेली लंच करेंगे, चाय पे जाएंगे तो साथ में डिस्कशन करेंगे, तो ये इनफॉर्मल ग्रुप होता है। फॉर्मल ग्रुप वो होता है जो ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, इनफॉर्मल ग्रुप वो होती है जो नेचुरली बन जाती है, किसी को कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एग्जाम्पल से समझे तो एक कंपनी ने सेल्स टीम बनाई टारगेट पूरा करने के लिए, ये फॉर्मल ग्रुप है। लेकिन ऑफिस में 5 दोस्त हर दिन साथ में लंच करते हैं तो ये इनफॉर्मल ग्रुप है। अब हम समझते हैं ग्रुप डायनामिक्स। ग्रुप के अंदर कुछ नेचुरल प्रोसेस होते हैं जो उनके बिहेवियर को डिसाइड करते हैं। इनमें पहले हम समझते हैं नॉर्म्स, अनरिटन रूल्स, जैसे ग्रुप में सब टाइम पर आएंगे, ये जो है नॉर्म्स है। दूसरा होता है रोल, हर मेंबर का स्पेसिफिक फंक्शन, जैसे लीडर, कोऑर्डिनेटर, सपोर्टर, ये सारे रोल्स होते हैं। फिर आता है स्टेटस, हर मेंबर की इम्पोर्टेंस, जैसे सीनियर मैनेजर या ट्रेनिंग, इस टाइप का उनका स्टेटस होता है। साथ ही आता है कोहेसिवनेस, ग्रुप के मेंबर कितने कनेक्टेड और लॉयल फील करते हैं, ये होता है कोहेसिवनेस। एग्जाम्पल से समझे तो एक क्रिकेट टीम में भी हर प्लेयर का रोल होता है, बैट्समैन, बॉलर, विकेट कीपर। अगर कोहेसिवनेस स्ट्रांग है तो टीम ज़्यादा जीतेगी, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा इसलिए होती है कि अगर टीम एक साथ अपने तरीके से काम करती है तो उनके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। टीम वर्क में यही फ़ायदा होता है। फिर हम देखते हैं सोशल लॉफिंग। कभी कभी ग्रुप में कुछ लोग अपना एफर्ट कम कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है अदर विल डू इट, इससे प्रोडक्टिविटी गिरती है। एग्जाम्पल से समझे तो ग्रुप असाइनमेंट में हमेशा 1-2 स्टूडेंट फुल मेहनत करते हैं और बाकी बस नाम लिखवा लेते हैं, यही है सोशल लॉफिंग। उनको नहीं मतलब होता है कि प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, क्या होगा, बट वो बस अपना नाम लिखवा लिए, वो काम नहीं करेंगे। 1-2 लोग मेहनत कर रहे हैं, वो बस देखते हैं हाँ वो मेहनत कर रहे हैं, हो जाएगा काम तो हो जाएगा, कोई मतलब नहीं अपने को। फिर आता है ग्रुप थिंक, जब ग्रुप में सब एक दूसरे की बात ब्लाइंडली एग्री करते हैं ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, उसे ग्रुप थिंक कहते हैं। इससे इनोवेटिव आइडिया दबा दिए जाते हैं और रॉन्ग डिसीजन हो सकते हैं। अगर सारे लोग ग्रुप में एक आइडिया को समर्थन करते हैं, एक ही चीज़ पे सब एग्री हो जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे, तो इसमें कभी कभी बहुत बड़ी चीज़ निकल के आती है, कभी बड़ी गलती या कभी बड़ी इनोवेशन। एग्जाम्पल से समझे तो एक कंपनी के बोर्ड मेंबर ने ब्लाइंडली एग्री करके एक रिस्की प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया, सिर्फ इसलिए कि कोई डिसएग्रीमेंट ना हो, बाद में प्रोजेक्ट फेल हो जाता। इसलिए ग्रुप थिंक सोच समझ के करना चाहिए। तो दोस्तों, ग्रुप बिहेवियर का मतलब है कि एक ग्रुप के अंदर कैसे लोग इंटरेक्ट करते हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप अलग अलग होते हैं,
ग्रुप डायनेमिक्स उनके बिहेवियर को शेप करते हैं और अगर ध्यान न दिया जाए तो प्रॉब्लम जैसे सोशल लोफिंग और ग्रुप थिंक हो सकती है। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन एक ऐसा फोर्स होता है जो इंसान को एक्शन लेने के लिए पुश करता है। सिंपल शब्दों में कहें तो क्यों कोई एम्प्लॉय काम करता है और क्यों वो एक्स्ट्रा मेहनत लगाता है, उसके लिए जो फोर्स काम करती है, जो फोर्स पुश करता है, उसी को मोटिवेशन कहा जाता है। अब हम मैस्लो का हायरार्की ऑफ नीड्स समझते हैं। अब्राहम मैस्लो ने कहा कि ह्यूमन नीड्स एक पिरामिड जैसी होती है। इनमें सबसे पहले आता है फिजियोलॉजिकल नीड्स यानी शारीरिक आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा और मकान, जिसको हम बेसिक नीड्स भी कह सकते हैं। दूसरा आता है सेफ्टी नीड्स यानी सुरक्षा, जिसमें आता है जॉब सिक्योरिटी, इंश्योरेंस। ये सेकंड स्टेज होता है जिस पे लोगों का ध्यान तभी जाता है जब फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो जाए, यानी उनकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाए, तब उनका ध्यान सेफ्टी की ओर जाता है। फिर आता है सोशल नीड्स यानी सामाजिक आवश्यकताएं, दोस्ती, बिलोंगिंग्स। ये जब लोगों की बेसिक नीड्स और सेफ्टी नीड्स पूरी हो जाए तो नेक्स्ट स्टेज आता है सोशल नीड्स। लोगों को समाज में प्रेम व्यवहार चाहिए होता है। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें पूरी हो जाती है फिर आता है स्टीम नीड्स यानी सम्मान, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन। जब शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाए, सुरक्षा की व्यवस्था हो जाए और सामाजिक जगह भी बन जाए, फिर लोगों को चाहिए होता है सम्मान, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन। जब ये सब हो जाए तो अंत में बनता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी आत्म साक्षात्कार। लोग अपने फुल पोटेंशियल को अचीव करना चाहते हैं। एग्जाम्पल से समझे, एक फ्रेशर एम्प्लॉय पहले सैलरी और जॉब सिक्योरिटी ढूंढता है जो उनकी बेसिक नीड्स होती है। जैसे जैसे कैरियर बढ़ता है वो रिकॉग्निशन और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देखने लगता है, और जब ग्रोथ भी मिल जाती है तब वो फाइनली ये चाहता है कि उसके फुल पोटेंशियल को अचीव कर पाए, यानी वो जितना कर सकता है या जितना पा सकता है उसका पूरा वो यूज कर सके। तो ये हमारा हायरार्की ऑफ नीड का 5 स्टेज था, जिसमें सबसे पहले लोगों को चाहिए होता है फिजियोलॉजिकल नीड यानी शारीरिक आवश्यकताएं, फिर आता है सेफ्टी नीड यानी सुरक्षा, फिर आता है सोशल नीड यानी सामाजिक आवश्यकताएं, फिर स्टीम नीड यानी सम्मान, और फिर सबसे लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी आत्म साक्षात्कार। समझते हैं हर्जबर्ग का 2 फैक्टर थ्योरी। हर्जबर्ग ने कहा जॉब सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन दोनों अलग अलग चीजें हैं। उन्होंने समझाया हाइजीन फैक्टर यानी सैलरी, वर्किंग कंडीशन, जॉब सिक्योरिटी ये ना हो तो डिससेटिस्फैक्शन तो होगा, लेकिन अगर ये हो तो इसका ये मतलब नहीं कि मोटिवेशन बढ़ेगा। मोटिवेशन बढ़ाने के लिए जो चाहिए होता है वो होता है अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ग्रोथ। ये होने पर ही मोटिवेशन इंक्रीज होगा। एग्जाम्पल से समझे तो अगर एक एम्प्लॉय को अच्छी सैलरी मिल रही है, जॉब सिक्योरिटी भी है, लेकिन उसके काम का रिकॉग्निशन उसको नहीं मिलता, उसको सम्मान नहीं मिलता उस चीज़ के लिए, तो वो मोटिवेटेड नहीं रहेगा। अगर एक एम्प्लॉय को अच्छी सैलरी मिल रही है लेकिन उसके काम के लिए उसको कोई सम्मानित नहीं कर रहा है तो वो मोटिवेटेड नहीं रहेगा। वैसे ही मैक्सलैंड का नीड थ्योरी है। डेविड मैक्सलैंड ने कहा कि मोटिवेशन 3 नीड्स पर बेस्ड होती है। सबसे पहला नीड्स होता है नीड ऑफ अचीवमेंट, फिर आता है नीड ऑफ पावर, फिर आता है नीड ऑफ एफिलिएशन। नीड ऑफ अचीवमेंट का मतलब है कि चैलेंजिंग गोल्स को अचीव करने में लोगों को मजा आता है। फिर आता है नीड ऑफ पावर, दूसरों को इन्फ्लुएंस करने में लोगों को बहुत मजा आता है, इसलिए सबको अपने अंदर एक पावर मतलब दिखना चाहिए कि उनके अंदर अगर वो ये काम कर देंगे तो उनको पावर मिलेगा। वैसे ही होता है नीड ऑफ एफिलिएशन, रिलेशनशिप बढ़ाना और बिलोंग करना। लोगों को चाहिए होता है एक दूसरे से कनेक्शन, उसके लिए ही लोग काम करते हैं। एग्जाम्पल से समझे तो एक एंटरप्रेन्योर का मोटिवेशन अचीवमेंट होता है, एक पॉलिटिशियन का अचीवमेंट पावर होता है, और एक HR मैनेजर का एफिलिएशन। यही सारी चीज़ें मोटिवेशन के लिए काम करती है मैक्सलैंड के नीड थ्योरी के अनुसार। फिर आता है ब्रूम्स का एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। विक्टर ब्रूम कहते हैं कि एम्प्लॉई तब मोटिवेटेड होता है जब 3 चीज़ें क्लियर हो। सबसे पहला एक्सपेक्टेंसी यानी अगर मैं मेहनत करूँगा तो परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा। दूसरा आता है इंस्ट्रूमेंटलिटी, इस बात से भी मोटिवेशन बढ़ता है कि परफॉर्मेंस से रिवार्ड मिलेगा। और तीसरा आता है वैलेंस यानी जो रिवार्ड मिलेगा वो वैल्यूएबल होगा। फॉर्मूला देखें तो मोटिवेशन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी इंटू इंस्ट्रूमेंटलिटी इंटू वैलेंस।
एग्जाम्पल से समझे तो एक सेल्स एग्जीक्यूटिव मोटिवेटेड तब होगा जब उसको लगेगा कि मेहनत यानी एक्स्ट्रा कॉल करने पे परफॉर्मेंस यानी ज़्यादा सेल्स आएगा, और ज़्यादा सेल्स आएगा तो उससे रिवार्ड मिलेगा जो बोनस उसके लिए वैल्यूएबल है। सो फ्रेंड्स, मोटिवेशन थ्योरीज हमें ये समझाती है कि एम्प्लॉयज को काम के लिए कैसे इंस्पायर किया जाए। मैस्लो बताते हैं ह्यूमन नीड्स, हर्जबर्ग बताते हैं हाइजीन वर्सेस मोटिवेशन, और मैक्सलैंड फोकस करते हैं स्पेसिफिक नीड पर, और रूम बताते हैं एफर्ट, परफॉर्मेंस और रिवार्ड का साइकिल। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में? तो सबसे पहले हम समझते हैं स्ट्रेस का मीनिंग और नेचर क्या होता है। स्ट्रेस एक इमोशनल और फिजिकल रिस्पॉन्स है जो तब होता है जब आपके ऊपर ज़्यादा डिमांड होती है और रिसोर्सेस कम होते हैं। हर इंसान स्ट्रेस को अलग तरीके से हैंडल करता है। जरूरी बात यह है कि स्ट्रेस हमेशा निगेटिव नहीं होता। एग्जाम्पल से समझे तो अगर आपके पास एक इम्पोर्टेंट एग्जाम है, या प्रोजेक्ट है, तो थोड़ा स्ट्रेस आपको मोटिवेट करेगा बेटर परफॉर्म करने के लिए। ये निगेटिव नहीं है, जबकि लोग स्ट्रेस को सिर्फ निगेटिव मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। अब हम पॉजिटिव स्ट्रेस और नेगेटिव स्ट्रेस में अंतर समझ लेते हैं। पॉजिटिव स्ट्रेस, जिसको ईयू स्ट्रेस भी कहा जाता है, जो आपको चैलेंज करता है, मोटिवेट करता है और प्रोडक्टिव बनाता है, वो पॉजिटिव स्ट्रेस होता है। एग्जाम्पल से समझे तो स्टेज पर प्रेजेंटेशन देने से पहले थोड़ा नर्वस फील करना, जो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देने में हेल्प करता है, वो पॉजिटिव स्ट्रेस है। वहीं पर निगेटिव स्ट्रेस, जिसे डी स्ट्रेस भी कहा जाता है, जब स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो जाए कि हेल्थ और परफॉर्मेंस दोनों खराब कर दे। एग्जाम्पल से समझे तो लगातार डेडलाइन का प्रेशर और स्लीप लॉस, जिससे एंजाइटी और बर्नआउट हो जाता है, वो निगेटिव स्ट्रेस यानी डी स्ट्रेस कहलाता है। स्ट्रेस क्या है और किस टाइप का होता है ये तो हमने समझ लिया, लेकिन अब हमें समझने की जरूरत है कि ये स्ट्रेस आता कहाँ से है। सोर्स ऑफ स्ट्रेस इन ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेस आता कहाँ से है? स्ट्रेस के मेन सोर्स दो तरह के होते हैं। पहला होता है वर्क रिलेटेड सोर्स, जो ऑर्गेनाइजेशन में ही डेवलप होता है, जिसमें आता है हैवी वर्कलोड, टाइट डेडलाइन या अपने रोल की क्लियरिटी ना होना, लैक ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। ये जो है वर्क रिलेटेड सोर्सेस होते हैं। वहीं पे कुछ पर्सनल सोर्सेस होते हैं जिससे स्ट्रेस आता है। उनमें आता है फैमिली प्रॉब्लम, फाइनेंशियल इश्यूज, हेल्थ प्रॉब्लम, वर्क लाइफ इम्बैलेंस। एग्जाम्पल से समझे तो अगर आपके ऊपर एक साथ 3-4 प्रोजेक्ट का प्रेशर हो और बॉस एक्सपेक्टेशन क्लियर ना करे, तो आपको स्ट्रेस ऑब्वियस है। जो स्ट्रेस का सोर्स वर्क रिलेटेड होगा। वहीं पे आपके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो, उसकी वजह से आप स्ट्रेस्ड हो, तो वो आपका पर्सनल सोर्स हो जाता है, जिससे आपको स्ट्रेस हो रहा है। स्ट्रेस क्या होता है, किस टाइप का होता है और कहाँ से आता है, ये हमने समझ लिया। अब हमें समझने की जरूरत है स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? हम कुछ प्रैक्टिकल तरीके देखते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है टाइम मैनेजमेंट, अपना काम प्रायोरिटाइज करना। अगर हम अपना काम को टाइम से सही तरीके से सेट करके करेंगे तो स्ट्रेस ऑटोमेटिक कम होगा। दूसरा, रिलैक्सेशन टेक्निक, मेडिटेशन, योगा, डीप ब्रीदिंग, ये सब करने से भी स्ट्रेस कम होता है। वैसे ही फिजिकल एक्सरसाइज, रेगुलर वॉक या वर्कआउट स्ट्रेस को कम करता है। सोशल सपोर्ट, दोस्त, फैमिली और कलीग के साथ बातचीत करना, उठना बैठना, ये भी स्ट्रेस को कम रखता है। वैसे ही पॉजिटिव थिंकिंग, हर सिचुएशन में पॉजिटिव साइड देखने की हैबिट बनाने से भी स्ट्रेस कम होता है। अक्सर लोगों को निगेटिविटी बहुत ज़्यादा परेशान करती है, निगेटिविटी माइंड पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, इसीलिए कोशिश करो पॉजिटिव रहने का, तो इससे आपका स्ट्रेस कम होगा। एग्जाम्पल से समझे तो अगर डेली वर्कलोड ज़्यादा हो तो टू डू लिस्ट बनाकर स्मॉल टास्क पहले फिनिश कर लें और स्ट्रेस को ऑटोमेटिकली कम कर सकते हैं आप। इस तरह से आप स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक को अपना सकते हैं, जिसमें टाइम मैनेजमेंट, रिलैक्सेशन टेक्निक, फिजिकल एक्सरसाइज, सोशल सपोर्ट और पॉजिटिव थिंकिंग शामिल है। अब हम समझते हैं रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन स्ट्रेस मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन का भी एक बड़ा रोल होता है एम्प्लॉय का स्ट्रेस कम करने में। इनमें आता है क्लियर जॉब रोल और एक्सपेक्टेशन। अगर जॉब रोल क्लियर हो और एक्सपेक्टेशन साफ हो तो एम्प्लॉय का स्ट्रेस अपने आप कम रहता है। वैसे ही ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जरूरी होते हैं, जिससे कि एम्प्लॉय को पता हो क्या करना है और कैसे करना है, तो उनका स्ट्रेस ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उन्हें अगर पता होगा कि क्या करना है और कैसे करना है तो वो ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। वैसे ही वर्क लाइफ बैलेंस इनिशिएटिव्स,
फ्लेक्सिबल टाइमिंग, ये सारी चीज़ें देने से ना उनको क्या लगता है कि उनका घर और परिवार के साथ साथ काम भी बैलेंस्ड है, तो इसलिए उनको स्ट्रेस कम होता है। वैसे ही काउंसलिंग और एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम भी हेल्प करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट में। हेल्दी वर्क कल्चर होना बहुत ज़रूरी है जिससे कि स्ट्रेस ना हो। गूगल और इन्फोसिस जैसे कंपनीज अपने एम्प्लॉय के लिए स्ट्रेस रिलीफ एक्टिविटीज जैसे मेडिटेशन सेशन, फन फ्राइडे और वेलनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है, जिससे कि उनका स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर ठीक से समझे तो स्ट्रेस हमेशा बुरा नहीं होता। थोड़ा सा स्ट्रेस हमें प्रोडक्टिव बनाता है, लेकिन अगर ये ज़्यादा हो जाए तो हेल्थ और परफॉर्मेंस दोनों खराब कर सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि इंडिविजुअल यानी खुद से और ऑर्गेनाइजेशन दोनों मिलकर स्ट्रेस को मैनेज करें। कॉन्फ्लिक्ट का मीनिंग। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है जब दो या दो से ज़्यादा लोग या ग्रुप के बीच किसी बात को लेकर डिसएग्रीमेंट या क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो, उसको ही कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। सिंपल सी बात है, एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग बैकग्राउंड के लोग होते हैं, उनकी सोच, वैल्यूज, गोल और प्रायोरिटीज़ भी अलग अलग होती हैं। इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत नेचुरल है और अनअवॉइडेबल है। एग्जाम्पल से समझे तो एक एम्प्लॉय चाहता है कि प्रोजेक्ट को फास्ट डिलीवर किया जाए, लेकिन दूसरा एम्प्लॉय इंसिस्ट करता है कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, तो दोनों के लिए व्यू पॉइंट्स क्लैश करते हैं और कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। मतलब एक चाहता है कि जल्दी काम करके ख़त्म करके डिलीवर कर दिया जाए, लेकिन दूसरा चाहता है कि धीरे धीरे काम हो लेकिन हम क्वालिटी डिलीवर करें। अपनी अपनी जगह दोनों सही हैं, लेकिन यहाँ पे उनके क्योंकि मतभेद है तो उसी को कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। कॉन्फ्लिक्ट को मेनली 4 कैटेगरीज में समझा जाता है। टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन। इनमें सबसे पहला आता है इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, अपने अंदर का कॉन्फ्लिक्ट। जब एक इंडिविजुअल खुद के ही डिसीजन या डिज़ायर में कंफ्यूज होता है तो उसे इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। इसमें 3 सब टाइप्स होते हैं। सबसे पहला आता है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। जब 2 पॉजिटिव चीज़ें अवेलेबल हैं और एक चूज करना हो तो वहाँ पे मुश्किल होती है, और उसमें जो क्लैश होता है उसी को अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल से समझे तो एक ऑप्शन है प्रमोशन एक्सेप्ट करने का और दूसरा ऑप्शन है बेटर कंपनी में शिफ्ट करने का। तो ये डिसीजन दोनों ही सही है, लेकिन कौन ज़्यादा सही है इसको चूज करना जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। दूसरा आता है अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। जब दोनों ऑप्शन निगेटिव हो और एक को चूज करना ही पड़े तो वो अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट होता है। एग्जाम्पल से समझे, या तो हमें बोरिंग जॉब में टिकना होगा या फिर अनएम्प्लॉयड रहना होगा। दोनों ही निगेटिव ऑप्शन है, लेकिन एक को चूज करना ही पड़े तो वो अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट होता है। तीसरा होता है अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, जब एक ही ऑप्शन में प्रॉज और कॉन्स दोनों हो। एग्जाम्पल से समझे तो हाई पेइंग जॉब लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस और वर्कलोड हो तो ये अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो ये 3 टाइप के इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट थे। अब हम समझते हैं इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। 2 लोगों के बीच में, जब 2 इंडिविजुअल के बीच में क्लैश होता है, जब 2 इंडिविजुअल के बीच में मतभेद होता है तो उसे इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। मोस्टली डिफरेंसेस इन ऑप्शन, एटीट्यूड, वैल्यूज या वर्किंग स्टाइल की वजह से होता है। एग्जाम्पल से समझे तो एक टीम मेंबर चाहता है कि काम डिटेल्ड हो, दूसरा चाहता है कि काम जल्दी ख़त्म हो जाए, शॉर्ट में काम निकालना चाहता है। तो ये दोनों के बीच में मतभेद है और इसी को इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। तीसरा आता है इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, ग्रुप के अंदर। इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, ग्रुप के अंदर का कॉन्फ्लिक्ट। एक ही टीम के मेंबर के बीच में डिसएग्रीमेंट होता है तो वो इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट होता है। एग्जाम्पल से समझे कि मार्केटिंग टीम के कुछ मेंबर सोशल मीडिया एड्स के फेवर में हैं और कुछ ऑफलाइन कैंपेन चलाना चाहते हैं, तो ये इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट हुआ। वहीं इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट यानी ग्रुप के बीच में 2 अलग अलग डिपार्टमेंट या 2 अलग अलग ग्रुप के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट होता है। एग्जाम्पल से समझे तो प्रोडक्शन टीम बोलती है कि डिले सेल्स टीम की वजह से हो रही है और सेल्स टीम बोलती है कि प्रोडक्शन स्लो है इसीलिए सेल्स नहीं हो पा रही है। तो ये इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट है। अब हमें समझना है कॉन्फ्लिक्ट के पीछे का रीजन क्या होता है, कॉजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन। तो इनमें सबसे पहले हमें जो समझना है वो है कम्युनिकेशन गैप। अगर इन्फॉर्मेशन क्लियरली पास ना हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जिसके वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है। एग्जाम्पल से समझे तो अगर मैनेजर ने क्लियरली इंस्ट्रक्शन नहीं दिया तो टीम गलत डायरेक्शन में काम करेगी और इससे मैनेजर और टीम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। वैसे ही डिफरेंट गोल और प्रायोरिटीज़ की वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं।
हर डिपार्टमेंट अपने गोल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मानता है। एग्जाम्पल से देखें तो फाइनेंस कॉस्ट कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन मार्केटिंग ज़्यादा बजट मांगता है, क्योंकि उसे मार्केटिंग करनी है तो ज़्यादा सेल करना है। फाइनेंस वाला बोलता है कि हमें कॉस्ट कटिंग करनी है, तो इसलिए दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। वैसे ही स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो और कंपटीशन ज़्यादा हो तो उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। दो टीम को एक ही सॉफ्टवेयर लाइसेंस चाहिए, लेकिन एक ही अवेलेबल है, तो इससे दोनों के बीच में क्लैश हो सकता है। वैसे ही पर्सनालिटी क्लैशेस हो सकते हैं, डिफरेंट एटीट्यूड, ईगो इशूज और पर्सनल बायस से कॉन्फ्लिक्ट होता है। वैसे ही पुअर लीडरशिप से भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। अगर लीडर अच्छा नहीं है तो उसके वजह से कॉन्फ्लिक्ट पक्का है। अगर मैनेजर अनफेयर ट्रीटमेंट करता है तो कॉन्फ्लिक्ट पक्का है। अगर वो किसी का फेवर करता है तो भी कॉन्फ्लिक्ट पक्का है। तो इसलिए मैनेजर को नेचुरल रहना पड़ता है। अब हमें समझना है पॉजिटिव वर्सेस निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है? क्या होता है कि जब दो लोगों के बीच में या दो ग्रुप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो क्रिएटिविटी और इनोवेशन बढ़ता है, डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होता है, क्योंकि लोगों के डिफरेंट व्यू पॉइंट्स होते हैं तो उससे अच्छे पॉइंट्स निकल के आते हैं। प्रॉब्लम सामने आती है और उनका सॉल्यूशन निकलता है, क्योंकि जब दो लोग एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ सही होगा और कुछ ना कुछ गलत होगा। तो जो सही होगा उसको पकड़ के अगर देखें तो प्रॉब्लम सामने आती है और उसका सॉल्यूशन भी निकल जाता है। वैसे ही हेल्दी कंपटीशन से प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। तो इसलिए ये सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं कॉन्फ्लिक्ट के। वहीं कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी हैं, जैसे टीम मोरल और ट्रस्ट गिरता है। निगेटिव इम्पैक्ट ये है कि अगर दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है तो टीम का मोरल भी गिरता है और ट्रस्ट भी गिरता है। एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, उनका मोरल भी डाउन होगा और ट्रस्ट तो करते ही नहीं है एक दूसरे के ऊपर। दूसरा हुआ वर्क इन्वायरमेंट और टॉक्सिक बन जाता है, क्योंकि लोग एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए मोरल नहीं है, तो वर्क इन्वायरमेंट तो टॉक्सिक बनेगा ही। वैसे ही प्रोडक्टिविटी और इफिशियंसी रिड्यूस हो सकता है। जब दो लोग मिल के काम नहीं करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ ही करते रहेंगे, तो प्रोडक्टिविटी और इफिशियंसी दोनों रिड्यूस हो जाएगा। वैसे ही हाई एम्प्लॉय टर्नओवर और स्ट्रेस क्रिएट होता है, क्योंकि लोग एक दूसरे के खिलाफ ही बोलते रहेंगे, एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे को भड़काते रहेंगे, तो लोगों का स्ट्रेस बढ़ता जाएगा और काम की प्रोडक्टिविटी में कमी आएगी। कॉन्फ्लिक्ट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट कितने प्रकार के होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स क्या है, ये सारी चीज़ें तो हमने समझ लिया। अब हमें समझना है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल या स्ट्रेटेजीज। मैनेजर्स अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग स्टाइल यूज करते हैं। कुछ मैनेजर्स अवॉइड करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को इग्नोर कर देना, छोटी मोटी बातों को इग्नोर करके टाइम वेस्ट ना करना उनका अपना एक स्ट्रेटेजी होता है। कुछ लोग अकोमोडेट करते हैं, दूसरे की बात मान लेना और शांति बनाए रखने के लिए वो दूसरे की बात चुपचाप मान लेते हैं। एक एम्प्लॉय दूसरे की डिमांड एक्सेप्ट कर लेता है ताकि पीस बनी रहे। वैसे ही कुछ लोग दोनों पार्टीज अपना अपना सेक्रीफाइस करते हैं और दोनों के बीच में सॉल्यूशन निकालते हैं। जैसे अगर बजट 10 लाख का हो और 12 लाख पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, 10 और 12 के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, तो बीच में 11 लाख पे दोनों सेटल कर देते हैं। वैसे ही कुछ लोग कॉम्पिटिंग करते हैं, जब अर्जेंट और क्रिटिकल डिसीजन लेना हो तो एक पार्टी डोमिनेट करती है। इमरजेंसी सिचुएशन में एक मैनेजर अपना डिसीजन फोर्सफुली अप्लाई करता है, चाहे कॉन्फ्लिक्ट कितना भी बड़ा हो। और सबसे लास्ट में जो बेस्ट स्ट्रेटेजी है वो है विन विन सॉल्यूशन ढूंढना, जिसमें दोनों पार्टीज को बेनिफिट हो। एग्जाम्पल से देखें तो प्रोडक्शन और सेल्स दोनों टीम मिलाकर प्लानिंग करे ताकि टाइमली डिलीवरी भी हो और कॉस्ट भी कंट्रोल हो। तो ये बेस्ट स्ट्रेटेजी होता है कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने का। अब हम समझते हैं एक मैनेजर का क्या रोल होता है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में। वो ओपन कम्युनिकेशन चैनल क्रिएट कर सकता है, जिससे कि लोग एक दूसरे से खुल के बात कर पाएँ। नेचुरल और फेयर डिसीजन लेता है, जिससे कि लोगों के किसी फेवर में डिसीजन ना होने की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं। प्रॉब्लम को इग्नोर ना करके सॉल्यूशन ढूंढ सकता है। ट्रेनिंग देना होता है एम्प्लॉयज को इफेक्टिव कम्युनिकेशन और टीम वर्क के लिए। हेल्दी इन्वायरमेंट बनाए रखना जिसमें कॉन्फ्लिक्ट कंस्ट्रक्टिव हो। एक स्मार्ट मैनेजर कॉन्फ्लिक्ट को प्रॉब्लम नहीं बल्कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी समझता है और उसके अकॉर्डिंग उसको यूज करता है। सो फ्रेंड्स, कॉन्फ्लिक्ट एक नेचुरल पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन लाइफ का, लेकिन अगर उसे प्रॉपरली मैनेज किया जाए तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएटिव इनोवेशन और टीम वर्क का रीजन बन जाता है। इसलिए एक गुड मैनेजर के लिए कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एक मस्ट हैव स्किल है। टीम वर्सेस ग्रुप। टीम क्या होता है और ग्रुप क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो समझेंगे हम सबसे पहले। तो देखते हैं, ग्रुप एक कलेक्शन होता है इंडिविजुअल्स का जो एक साथ काम तो करते हैं लेकिन गोल उनका अलग अलग होता है। वहीं टीम एक ग्रुप ही होता है लेकिन उनका गोल जो होता है वो ओरिएंटेड होता है, यानी
अलाइंड होता है सबका गोल कि एक ही गोल पे काम कर रहे हैं, शेयर्ड गोल और इंटरडिपेंडेंसी होती है। एग्जाम्पल से समझे तो अगर एक क्लास में स्टूडेंट्स अपना अपना प्रोजेक्ट अलग अलग कर रहे हैं तो वो एक ग्रुप है, लेकिन वहीं अगर स्टूडेंट एक ही प्रोजेक्ट पे साथ में काम करते हैं एक शेयर्ड गोल के लिए तो वो एक टीम है। तो ये डिफरेंस होता है टीम और ग्रुप में। ग्रुप जो है उनके पास अलग अलग गोल होता है, लेकिन टीम के पास एक ही गोल होता है और सब मिल के साथ काम करते हैं, सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अब हम समझते हैं टीम बिल्डिंग का मीनिंग और इम्पोर्टेंस क्या होता है। टीम बिल्डिंग एक प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल्स को डेवलप किया जाता है ताकि वो एक कोहेंसिव, कोलेबरेटिव और इफिशिएंट टीम बन सके। टीम बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि कोऑर्डिनेशन और ट्रस्ट बिल्ड होता है, कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है, प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है, कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस होते हैं। इसलिए टीम बिल्डिंग बहुत जरूरी होता है। टीम बिल्डिंग ही वो चीज है जो ट्रस्ट, कोऑर्डिनेशन, कोलेब्रेशन, कम्युनिकेशन सबको इंप्रूव करता है, और प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी इंप्रूव हो जाए तो प्रोडक्शन अपने आप बढ़ जाता है और इससे ही कंपनी को फायदा होता है। इसलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टीम बिल्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। नेक्स्ट हम स्टेजेस ऑफ टीम डेवलपमेंट को समझते हैं। जब एक टीम बनती है वो सीधे परफेक्ट नहीं होती, उसको एक नेचुरल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रकमैन्स मॉडल। इसमें सबसे पहले आता है फॉर्मिंग। यहाँ मेंबर एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर नहीं होते, सब लोग कॉन्शियस होते हैं और अपनी अपनी इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। नए प्रोजेक्ट टीम बनाया जाए तो सब मेंबर सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, अभी काम शुरू नहीं हुआ होता है। दूसरे स्टेज पे आता है स्टॉर्मिंग। सब मेंबर अपने अपने आइडिया प्रपोज करते हैं, इस वजह से डिसएग्रीमेंट और कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू होता है। यहाँ लीडरशिप की जरूरत होती है ताकि कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल किया जा सके। एक मीटिंग में हर मेंबर अपने स्ट्रेटेजी सजेस्ट करता है, एक मार्केटिंग सजेस्ट करता है, एक कॉस्ट कटिंग सजेस्ट करता है, और इस वजह से क्लैश होने लगता है जहां लीडरशिप की जरूरत पड़ती है। ये होता है स्टेज 2 स्टॉर्मिंग। स्टेज 3 आता है नॉर्मिंग। अब टीम अपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करती है, ट्रस्ट डेवलप होता है और मेंबर एक दूसरे को सपोर्ट करना शुरू करते हैं, काम ऑर्गेनाइज तरीके से डिवाइड होने लगता है। टीम डिसाइड करती है कि रवि क्लाइंट से डील करेगा, प्रिया डेटा मैनेज करेगी और अंकित प्रेजेंटेशन बनाएगा। इस तरह से सबका अपना अपना काम डिवाइड हो जाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर होने लगते हैं। फोर्थ स्टेज आता है परफॉर्मिंग। यहाँ टीम फुल इफिशियंसी के साथ काम करने लगती है, कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग हो जाता है और गोल्स को अचीव करना ईजी हो जाता है, क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज निकलने लगते हैं और इसकी वजह से प्रोजेक्ट स्मूथली एग्जीक्यूट होता है और सारे डेडलाइन टाइम से मीट होने लगते हैं। अब फिफ्थ स्टेज आता है एडजर्निंग। जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, टीम डिजॉल्व हो जाती है, लेकिन मेंबर्स का एक दूसरे के बीच बॉन्ड बन जाता है जो फ्यूचर में भी यूजफुल होता है। अब हम समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव टीम। एक स्ट्रांग और इफेक्टिव टीम में ये क्वालिटी बहुत जरूरी होती है। सबसे पहले होना चाहिए क्लियर गोल, सबको पता हो कि टारगेट क्या है। स्ट्रांग कम्युनिकेशन, हर मेंबर अपने आइडियाज ओपनली शेयर करे। म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, टीम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करे। डिफाइंड रोल, कौन क्या करेगा ये क्लियर हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, डिफिकल्ट सिचुएशन में सॉल्यूशन निकालने की एबिलिटी होनी चाहिए। वैसे ही एडेप्टेबिलिटी एंड यूनिटी, हर सिचुएशन में एक दूसरे का साथ देना बहुत जरूरी होता है। अब हम देखते हैं बेनिफिट और टीम बिल्डिंग। हम टीम क्यों बनाए, टीम बनाने से मेरे को क्या फायदा होगा। तो इससे होता है बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इनोवेटिव आइडियाज, मोटिवेशन और जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होती है, एम्प्लॉय मोरल और लॉयल्टी इंप्रूव होती है, लर्निंग एंड स्किल शेयरिंग होता है, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर डेवलप होती है। अब बेनिफिट्स तो समझ लिए, अब देखते हैं कि चैलेंजेस क्या हो सकते हैं एक टीम बिल्डिंग में। तो सबसे पहला चैलेंज आता है पर्सनालिटी क्लैशेस। अगर दो लोग एक दूसरे से एग्री नहीं करते तो यहाँ पे क्लैश होता है और टीम में थोड़ा फूट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको टीम बिल्डिंग में दिक्कत होगी। वैसे ही कुछ आता है कम्युनिकेशन बैरियर, इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं हो पाता अगर कम्युनिकेशन ठीक से ना हो। यूनिकल पार्टिसिपेशन, कुछ लोग ज़्यादा काम करते हैं कुछ कम, तो इसकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट होता है जिससे टीम में दिक्कत आ सकती है। लैक ऑफ लीडरशिप, अगर लीडर स्ट्रांग ना हो तो चॉस होता है, यानी कि उसमें फिर दिक्कत होना शुरू हो जाता है, टीम प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती।
वैसे ही रेसिस्टेंट टू चेंज, कुछ मेंबर नए आइडियाज को एक्सेप्ट करते हैं और कुछ मेंबर नए आइडियाज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जिसके वजह से भी क्लैश होता है और टीम टूट जाती है। अगर एक मेंबर बहुत डोमिनेट करता है तो बाकी डिमोटिवेट हो जाते हैं और क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। इस तरह से ये चैलेंजेस आते हैं टीम बिल्डिंग में। अब हम देखते हैं रोल ऑफ मैनेजर इन टीम बिल्डिंग। मैनेजर का काम सबसे क्रूशियल होता है टीम बिल्डिंग में। उसको क्लियर विजन और गोल सेट करना होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंश्योर करना होता है, टीम बॉन्डिंग एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करना होता है, इक्वल पार्टिसिपेशन और मोटिवेशन भी देना होता है, कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो टाइमली रिजॉल्व करना होता है, टीम अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना, ये सारे काम मैनेजर का होता है। अगर एक मैनेजर हर छोटी सक्सेस पे टीम को अप्रिसिएट करता है तो मेंबर और मोटिवेट होते हैं, और अगर वो गलती पे उन्हें सुधारता है, उनको सजेस्ट करता है कि ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, तो उससे भी टीम डेवलप होती है और वो ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है। ये पूरा कॉन्सेप्ट सिंपल है। टीम एक प्लांट की तरह है, पहले उसको सीड की तरह लगाना पड़ता है, फॉर्मिंग, फिर उसमें थोड़ी सी फ्रिक्शन होती है, स्टॉर्मिंग, फिर नर्चर करना पड़ता है, उसको कहते हैं नॉर्मिंग, तब जाके वो फूल और फल देना शुरू करती है यानी परफॉर्मिंग, और लास्ट में उसका साइकिल कंप्लीट होता है एडजर्निंग। तो इस तरह से टीम बिल्डिंग काम करती है। फ्रेंड्स, एक स्ट्रांग और इफेक्टिव टीम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन होती है। अगर मैनेजर सही तरीके से टीम बिल्डिंग करे तो प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन दोनों ही इंक्रीज हो जाता है। कम्युनिकेशन क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में? कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना या सुनना नहीं होता, बल्कि इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, थॉट्स और इंफॉर्मेशन होता है, ताकि अंडरस्टैंडिंग और गोल अचीव हो सके। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में कम्युनिकेशन एक ब्रिज है जो एम्प्लॉयज, मैनेजर्स और डिपार्टमेंट्स को कनेक्ट करता है। एग्जाम्पल से समझें तो अगर एक मैनेजर क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं देता तो एम्प्लॉयज गलत डायरेक्शन में काम कर सकते हैं, और गलत डायरेक्शन में काम करने का नतीजा भी गलत हो सकता है। तो इसलिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। अब हमें जो समझने की जरूरत है वो है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। जैसे सबसे पहले आता है सेंडर, जो मैसेज भेजने वाला है, फिर आता है मैसेज, जो इन्फॉर्मेशन यानी मैसेज जो शेयर करनी है, उसके बाद आता है इनकोडिंग, मैसेज को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसको कैसे डिलीवर करने का स्ट्रेटेजी बनाना है, स्पीच में, ईमेल में या रिपोर्ट में। उसके बाद आता है चैनल, किस मीडियम से मैसेज जाएगा, वर्बल, रिटन, नॉन वर्बल और डिजिटल। फिर आता है रिसीवर, जिसे मैसेज मिलता है। फिर उसके बाद आता है डिकोडिंग, मैसेज को समझना। रिसीवर ने मैसेज रिसीव कर लिया तो उसको डिकोड करना भी जरूरी होता है, उस मैसेज को समझना जरूरी होता है। उसके बाद आता है फीडबैक, रिसीवर का रिस्पॉन्स। मैसेज मिल गया, उसने पढ़ लिया, समझ लिया, अब उसका रिस्पॉन्स आता है। उसके बीच में आता है नॉइज, वो बैरियर जो मैसेज को डिस्ट्रॉर्ट करता है। अगर एक एचआर ईमेल भेजता है ट्रेनिंग सेशन के लिए और एम्प्लॉयज ने प्रॉपरली रीड नहीं किया तो फीडबैक और पार्टिसिपेशन वीक हो जाएगी। तो इसलिए प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को समझना बहुत जरूरी होता है। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे पहला जो आता है वो आता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। ऑफिशियल और स्ट्रक्चर चैनल के थ्रू जो होता है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। जैसे मीटिंग्स, मेमोज, रिपोर्ट्स और ऑफिशियल ईमेल, ये सारे फॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं। दूसरा टाइप आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ऑफिशियल चैनल के बाहर जो होता है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। ये फास्ट होता है बट कभी कभी रूमर्स फैला देता है। कैफेटेरिया में एम्प्लॉयज डिस्कस करते रहते हैं कि कंपनी ने नया प्रोजेक्ट लिया है या कंपनी ने ये प्रोजेक्ट छोड़ दिया, वो कभी कभी रूमर्स होते हैं, ये ऑफिशियल चैनल के बाहर होते हैं। तो ये डिस्कशन बहुत आम होता है बट ये फॉल्स भी हो सकता है। तीसरा आता है वर्बल कम्युनिकेशन, फेस टू फेस बात करना, फोन कॉल, मीटिंग, ये वर्बल कम्युनिकेशन हुआ। वहीं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, टोन और वॉइस से, ये जो होता है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। फिर आता है रिटन कम्युनिकेशन, ईमेल्स, नोटिस, लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स, ये होते हैं रिटन कम्युनिकेशन। वैसे ही आता है डिजिटल कम्युनिकेशन, व्हाट्सएप ग्रुप्स, जूम मीटिंग, स्लैक, एमएस टीम्स आदि पे जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं, जो भी कम्युनिकेशन होता है वो डिजिटल कम्युनिकेशन कहलाता है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें आता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन। Now we need to understand the barriers to communication. कम्युनिकेशन इफेक्टिव तभी होता है
जब बैरियर्स कम हो। कुछ कॉमन बैरियर्स होते हैं जैसे लैंग्वेज डिफरेंसेस, कुछ लोगों के लैंग्वेज अलग अलग होते हैं तो वहाँ पे कम्युनिकेशन बैरियर आ सकता है। दूसरा आता है कल्चरल डिफरेंसेस, फिर आता है लैक ऑफ अटेंशन और लिसनिंग, इंफॉर्मेशन ओवरलोड या हायरार्कियल इशू, फियर ऑफ टॉकिंग टू बॉस, और फिर फिजिकल बैरियर्स, रिमोट वर्किंग, टेक्निकल इशू, ये भी बैरियर्स हो सकते हैं। अगर मैनेजर सिर्फ इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन देता है और स्टाफ हिंदी में कंफर्टेबल है तो कंफ्यूजन होगा और इससे कम्युनिकेशन में बैरियर आएगी। वैसे ही अगर फिजिकल बैरियर है, रिमोट वर्किंग हो रही है, तो वहाँ पे टेक्निकल इशू आ सकती है। कहीं पे नेट की दिक्कत हो सकती है तो इसकी वजह से मीटिंग में आवाज़ कट गया, तो उसके वजह से भी बैरियर आ सकता है कम्युनिकेशन में। तो ये होते हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम समझते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन ओबी यानी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। क्यों इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन? तो इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनता है, स्मूथ वर्क फ्लो और कोऑर्डिनेशन होता है, डिसीजन मेकिंग फास्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती है, एम्प्लॉयज का मोरल इम्प्रूव होता है और प्रोडक्टिविटी भी इनहेंस होती है। तो ये सारे फायदे हैं जो कम्युनिकेशन के थ्रू हो सकता है। फिर आता है रोल ऑफ मैनेजर इन कम्युनिकेशन। मैनेजर्स के लिए कम्युनिकेशन एक सुपर पावर है। क्लियर और कॉन्साइज इंस्ट्रक्शन देना, एक्टिव लिसनिंग करना, फीडबैक लेना और देना, राइट मीडियम चूज करना, कब ईमेल भेजना है, कब कॉल करना है, कब सामने से मीटिंग रखनी है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना, ओपन डोर पॉलिसी रखना। एक गुड मैनेजर वीकली मीटिंग में सब एम्प्लॉयज की ओपिनियन लेता है और इससे टीम मोर एंगेज्ड और फील करती है। इससे उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ता है और वो अच्छे से काम कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स, अब तक हम समझ चुके हैं कि कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन कैसे काम करता है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये सारी बातें हमने समझ ली है कि एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में कम्युनिकेशन कैसे काम करता है। सो फ्रेंड्स, हमने कंप्लीट कर लिया है पूरा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का सीरीज, जिसमें टोटल 7 एपिसोड कवर किए थे हमने, और इसमें हमने एक बार में पूरा कवरेज दिया है। आज के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल और ग्रुप बिहेवियर, मोटिवेशन, स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट, टीम वर्क और कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, योर क्वेश्चन मेट को अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो उनको भी पता चलेगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कौन बिहेव करता है और कैसे उसको कंट्रोल किया जाता है। कमेंट करके हमें बताएं आपको ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा हेल्पफुल लगा। मिलते हैं अगले सीरीज में एक नए इंटरेस्टिंग और यूजफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड लाइफ, मेक अ ग्रेट स्टोरी ऑफ योर लाइफ, एंड थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग योर क्वेश्चन मेट।